कार्यकाल में ये भ्रष्ट जो हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है और जो है अभी भी जिन पर हुई नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? ऐसा है, मेरा मैसेज मेरी सरकार का एक विजन स्टेटमेंट होता है। मेरा मैसेज मेरे व्यक्तिगत वैल्यूज से जुड़ा होता है। मेरा मैसेज मेरे कमिटमेंट से जुड़ा होता है। और इन तीनों विषय में मेरा एक कमिटमेंट है कि मेरे देश में ये बेईमानी का खेल बंद होना चाहिए। देश को आगे बढ़ना है तो, और आज आपको संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए ये चोरी लूट करने की जरूरत नहीं है जी। अब देखिए, काला बाजारी धीरे धीरे वो विषय खत्म हो इरेलेवेंट हो रही जी, लगभग। वरना आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले काला बाजारी आती थी। जी जी जी। अब बहुत रेयर केस में कभी काला बाजारी की बात आती है। जैसे काला बाजारी की दुनिया से हम मुक्त हो रहे हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। तो मैं न्यायाधीश तो हूं नहीं, मैं सजा नहीं दे सकता हूं, नहीं मैं पुलिस वाला हूं कि मैं अरेस्ट कर सकता हूं। मैं सरकार को सूचना दे सकता हूं कि मेरी सरकार है, उसका करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है। जीरो कॉम्प्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल नहीं उठता। मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए। लेकिन एक तो पहलू ये हो गया, लेकिन दूसरा, आपको मेहनत करके सॉल्यूशन भी देने पड़ते हैं। जी जी जी। सिर्फ मैं उपदेश दूं और डंडा चलाते रहे लोग, हमारी सरकार वाले, इससे नहीं चलता है। जैसे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 35-40 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गया। अब ये 35-40 लाख करोड़ रुपया, अगर राजीव गांधी ने जो कहा था 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है, तो 40 लाख करोड़ का क्या हुआ होता भाई? शायद 30 करोड़ तो निकल नमक जितना भी नहीं पहुंचा होता। आज वो पूरा का पूरा पहुंच, 1 रुपया निकलता है, 100 पैसा पहुंचता है। लेकिन रातों रात नहीं हुआ है जी। मुझे जनधन अकाउंट खोलने के लिए मैं हर दूसरे दिन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था, मेरे अफसरों की मीटिंग करता था कि गरीब का बैंक अकाउंट खुला के नहीं। फिर आधार भी देखिए, इतनी पवित्र चीज, और सभी सरकारों ने कैसे उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन जब मेरी सरकार आगे बढ़ने लगी, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अड़ंगे डाले, भांति भांति उन्हीं लोगों ने डाले, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने डाले। फिर मोबाइल डिजिटल इंडिया मेरी मूवमेंट, तो आधार, मोबाइल और जनधन अकाउंट, ये ऐसे ट्रेनिंग, और ये मेरे मन में डिजाइन क्लियर थी, कोई बाद में नहीं आई। उसका आज परिणाम है कि ट्रांसपेरेंसी आई। उसी प्रकार आप देखिए, गरीब आदमी भी आज, रेडी पट्टी वाला भी QR कोड रखता है। इवन मंदिरों में भी QR कोड मिलेगा। मतलब फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है जी। ये जब बढ़ता है, तब लीकेज का, करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इवन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक आप ले सकते कैश। मैंने कानून बनाकर इसको शायद 2,500 कर दिया, 2,000-2,500 कर दिया। क्यों भी कैश मैंने कम किया। फिर मैंने 2,000 के नोट खत्म कर दी, 1,000 के नोट खत्म कर दी। ये क्यों किया कि जो नोटों के बंडलों का खेल चल रहा है वो मुझे बंद करना है। यानी एक के बाद एक मैं कदम भी ले रहा हूं पॉजिटिवली। तीसरा विषय है जैम पोर्टल मेरा, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को लाखों रुपए की चीजें खरीदनी पड़ती है, लाखों करोड़ की खरीदनी पड़ती है, वो अब जैम पोर्टल पे है। गरीब से गरीब आदमी अपनी एक चीज सरकार को भेज सकता है जी। कोई टेंडर की, ये ओपन है, सब चीजें ओपन है, सारे चीजें ऑनलाइन ऑक्शन होने लगी। तो ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है, तो सरकार ने भी पॉजिटिव चीजों पर जितना ज्यादा बल दे सकते हैं, देना चाहिए। तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। जी 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 जी। प्रधानमंत्री जी, राजनीतिक सवालों पर ये एक कांग्रेस पार्टी के निजी या कहे वरिष्ठ सलाहकार हैं गांधी परिवार के, ये सैम पिट्रोडा जी, अब बहुत कुछ कह चुके हैं और गुस्सा भी है बहुत देश में। अब कल ही उन्होंने बात की लोगों के रंग को लेकर। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं
उत्तर और पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज़ लगते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब हैं, और एक तरह रेसिस्ट कमेंट है, बहुत रेसिस्ट कमेंट। इसके पहले उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जिस पर आपने रिस्पॉन्ड किया था स्पीच पर। तो ये सब जो बातें हैं, ये रेसिस्ट प्रोफाइलिंग, अभी कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है कि ये उनकी निजी बातें हैं। क्या आपको लगता है कि निजी बातें हैं कि एक तरह से उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी? इसको अलग अलग देखें। जी आप अर्नब है जी। उनके हिसाब से मैं अरब हूँ। नहीं, मैं तो चाइनीज हूँ उनके हिसाब से। नाम से आप अर्नब है, हाँ। और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से आप चाइनीज। चाइनीज हूँ। अब ये मुझे याद है जी, ये चीजें बहुत गहरी चोट पहुंचाती है, बहुत चोट पहुंचाती। और मैं उस समाज से आया हूं, उस सामाजिक आर्थिक तबके से आया हूं, तो मैंने ऐसे अपमान बहुत झेले हैं, इन कारणों से झेले हैं। तो मुझे मालूम है ये कितना दर्द करेगा जब देश के लोग सुनेंगे तो। और ये मुझे आइसोलेटेड नहीं लगता है। अच्छा। कल जरा तूफान ज़्यादा हो गया तो उन्होंने श्याम पित्रोड़ा से इस्तीफा ले लिया, लेकिन उसके 5 दिन पहले उनका एक खुद का शाहजादे का एक मीटिंग का रिपोर्ट देख लीजिए। उसमें वो कहते हैं, यानी वर्ग विग्रह यही उनके लिए रास्ता बचा है। पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए एक वर्ग विग्रह इनकी सोची समझी रणनीति है। इसको लाइट न ले देश के लोग, और इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के उसमें सीमा में बांध करके न रखें। एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि ये जो पेपर सेट करने वाले होते हैं अलग अलग एग्जाम के, नीट के वगैरह, वे सारे अपर कास्ट के लोग होते हैं और वो बहुत ही कम है। वो ऐसे पेपर सेट करते हैं इसलिए तुम दलित आदिवासी लोग नापास होते हो। फिर उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अमेरिका में जब तक गोरे लोग पेपर सेटर थे तब तक काले लोग फेल होते थे। जब से काले लोग पेपर सेटर बनने लगे तो गोरे लोग फेल होने लगे। ये उदाहरण काले गोरे का और सप्ताह के बाद श्याम पित्रोड़ा का बयान दो अलग नहीं है। इसका मतलब उनकी जो भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी उसमें ये सारे विषयों की चर्चा हुई होगी। ये ठीक है, शाहजादे की खुद की कुछ मर्यादा है, इसलिए वो जितना बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते होंगे, तो बाद में श्याम पित्रोड़ा को पूरा करना पड़ा। जो वहाँ अधूरा रह गया उन्होंने पूरा किया, लेकिन ये वेल प्लान्ड है। दूसरा, इसी मिस्टर श्याम पित्रोड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी 15-20 दिन पहले ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमारे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन ये विषय में ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने इनकी ओनरशिप ली थी। कल उन्होंने भाग खड़े हुए, लेकिन देश ये गलती नहीं मानता है, ये सोची समझी साजिश मानता है। और भारत जैसे देश में हम तो श्री कृष्ण के पुजारी रहे जो खुद काले थे। हमारे देश में काले गोरे का मतलब, शंकर भगवान रंग रूप क्या था और पार्वती जी का रंग रूप क्या था। हम ये क्या कर रहे हैं जी। हमारे देश में हर चीज को जोड़ने का, भारत विविधताओं से भरा देश है जी। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम देश में एकता के तत्व को लगातार उभारते रहें। जैसे मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो सरदार वल्लभ भाई के स्टैच्यू को मैं कोई भी नाम दे सकता था, लेकिन उसको मैंने नाम दिया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। फिर वो जो एक पूरा है वो इलाका जो पहले कॉम्प्लेक्स बना गाँव का पुराना अलग नाम था, मैंने उसको एकता नगर नाम दिया। हमारी सरकार ने योजना बनाई पूरे देश में स्टेट कैपिटल में एकता मॉल बनाओ। एकता मॉल के पीछे मेरी कल्पना ऐसी है कि उस एकता मॉल में हिंदुस्तान के सभी राज्यों का खाने के लिए कुछ न कुछ उपलब्ध हो। सभी राज्यों की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हैं सभी राज्यों की वहाँ अवेलेबल हो। वहाँ पर उस स्टेट के अपने, तो मैंने लखनऊ में भी मानो एकता मॉल में गया तो मुझे केरल की जो चीज़ चाहिए मुझे मिल जाएगी।
मैं लखनऊ के मॉल में, एकता मॉल में गया तो मुझे नागालैंड की चीज भी मिल जाएगी। तो मेरी कोशिश होती है एकता को, पहलुओं को जितना हम उभार सकते हैं उभारें। इनकी कोशिश है देश को जितना ज्यादा टुकड़ों में बांटे, वो उसी दिशा में जा रहे हैं। वो देश को ऐसे भी काट रहे हैं, देश को ऐसे भी काट रहे हैं। ये बहुत खतरनाक खेल है। और मैं जो कांग्रेस से लोग अभी अभी निकल करके बाहर आए, जिन्होंने अपनी जवानी के महत्वपूर्ण वर्ष कांग्रेस को दिए थे जी और बड़े समर्पित भाव से काम करने वाले लोग थे, तो मेरी पार्टी के कुछ लोगों ने जब उनसे बात की और कुछ उन्होंने मीडिया से भी कहा है, वो तो चौंकाने वाला है। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, जी वो एक बार मुझे पार्लियामेंट में मिले थे, एमपी थे। उन्होंने कहा, साहब हम तो पूरी तरह ये माओवाद और नक्सलवाद की विचारधारा में फंसे पड़े हैं। मैं बोले कांग्रेसी हूँ, मैं हाउस में तो जो बोलना है बोलूँगा, लेकिन मैं चिंतित हूँ। यानी कांग्रेस के भीतर भी जो सचमुच में कांग्रेस के वैल्यूज को जानता समझता है, वो इन सारे आइडियोलॉजी से बहुत दुखी है और देश को बहुत चिंता करने की जरूरत है जी। और ये पॉलिटिकल तू तो मैमा वाला नहीं है, ये वोट पाने वाला विषय नहीं है। मेरे भीतर एक दर्द है और कल मैं थोड़ा गुस्सा कर गया, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कैसे मेरे देश में चमड़ी के रंग पर किसी को भारतीय होने से मना कर दो, अब कैसे हो सकता है जी? ये मन में बैठता नहीं है जी, ये दर्द है मेरे मन में।